उतरो। ये तुम मुझे कैसी जगह लाए हो प्रेम? प्रेम की बातें करने के लिए इससे अच्छी कोई और जगह हो ही नहीं सकती। ये जगह बहुत डरावनी है। यहाँ प्रेम की नहीं, सिर्फ आत्माओं की बातें हो सकती है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। चलो आओ, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। नहीं प्रेम, प्रेम लिसन, मुझे बहुत डर लग रहा है और ये जगह बहुत अजीब है। प्रेम प्लीज चलो ना, घर वापस चलते हैं प्रेम। प्रेम प्लीज। तुम चलो तो सही। प्रेम, प्रेम कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। प्लीज प्लीज लेट्स गो। बदबू आ रही है? बदबू तो आएगी, क्योंकि इस जगह पे मैं तुमसे पहले 4 लड़कियों का खून कर चुका हूँ और अब तुम 5वीं हो। गुड बाय शिखा। क्या हुआ, डर गई ना? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। और पागल, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मैं तुम्हारे बिना जी कैसे पाऊंगा? ये कैसा मजाक है प्रेम? अच्छा, ये सब छोड़ो। अब तुम्हें मैं एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जिसे देखकर तुम खुशी से फूले नहीं समाओगी। ऐसा क्या सरप्राइज? तुम आओ तो सही, आओ। अरे ये क्या किया तुमने? मुझे लगा तुम मुझे मारने के लिए गन निकाल रहे हो। यार बहुत फिल्में देखने लगी हो तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेके आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए। ये कैसा प्रपोज है प्रेम? मेरे हाथ पांव हिल रहे हैं, पूरी तरह डर चुकी हूँ मैं। ऐसी भयानक और गंदी जगह पे कोई प्रपोज करता है क्या? अरे यार पूरी 1 लाख की अंगूठी थी। अरे लोन लेके खरीदी थी तुम्हारे लिए। गई अंगूठी कुएं में। लिसन, लिसन, आई एम सॉरी प्रेम, वेरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अच्छा अच्छा तुम टेंशन मत लो। लिसन लिसन, तुम ना ये टॉर्च लो, अंगूठी मिल जाएगी प्रेम। अंगूठी मिल जाएगी। लाश बिल्कुल सड़ गई। बाहर निकालो। आप लोग जब यहाँ पे थे तो किसी आदमी को आसपास देखा था क्या? नहीं सर, सर एक्चुअल में ये जगह इतनी शांत है, तभी मैं शिखा को यहाँ लेके आया था। जिस जगह जरूरत से ज्यादा शांति होती है, जुर्म का खतरा वहाँ उतना ही बढ़ जाता है। सर यहाँ पे मिट्टी काफी ढीली है, ऐसा लग रहा है हाल ही में यहाँ पे खुदाई हुई है। खोदने का इंतजाम करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए टायर के निशान। ये तो किसी बड़ी गाड़ी का है, कार वगैरह का। ये लोग तो मोटरसाइकिल से आए हैं ना? हाँ सर। तो ये निशान उन्हीं से या फिर विक्टिम के कार के होंगे। कार लाल रंग की है। लाल रंग की? सर ये देखो, ये पत्थर पे पेंट लगा हुआ है ना, लाल रंग का पेंट है। मतलब उन्हीं जब लाश फेंकने यहाँ आया होगा तो इसकी कार इस पत्थर से टकराई और कार का पेंट इस पत्थर पे लग गया। हाँ सर, काश किसी दिन मैं भी आपकी तरह और दया सर की तरह इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मेरी तरह तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्द तुम दया सर की तरह इन्वेस्टिगेट करने लगोगी। लगी रहो। हाँ सर। हाँ सर यहाँ पे खोद के देख लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं सर। कोई बात नहीं, अब बाकी सवालों का जवाब सर उनके साथ देंगे। हाँ सारुण जी, क्या पता चला? बस इस आदमी की मौत 1 हफ्ता पहले हुई है।
और इसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। अच्छा, निखिल एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में फोन करो और पता लगा क्या पिछले हफ्ते में 30 साल की उम्र का कोई आदमी गायब है क्या? हाँ सर, और कुछ पता चला? हाँ, ये इसकी खोपड़ी का और चेहरे का एक्सरे देखो। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। प्लास्टिक सर्जरी? वो भी 3-4 बार? सर, इसे अपने चेहरे से इतनी नफरत थी क्या? हो सकता है वो कोई मॉडल या एक्टर बनना चाहता हो। ऐसे लोग अक्सर अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तारिका जी, हो सकता है। अरे सर, हमारी वो बॉलीवुड की हीरोइन है ना धरती, उसने अभी अभी नाक का ऑपरेशन करा है। और वो हॉलीवुड का मॉडल है ना ब्रैंडन, उसने अभी लिप्स का काम करा है। ओहो पंकज, तुम्हें इस फील्ड की बहुत तगड़ी जानकारी है। क्या बात है, तुमने भी तो एक्टर बनने का सपना नहीं संजो रखा था? वो क्या है ना सर, 2-3 ऑफर आए थे, लेकिन मुझे रोल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। हो गया, अब काम की बात करें। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि ऐसे किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है? ये कैसे हो सकता है? क्या इसे घर वालों को चिंता नहीं कि यह आदमी है कहाँ, किस हालत में है? हो सकता है इसके परिवार में कोई हो ही ना। मगर निखिल, कोई दोस्त वोस्त तो होगा, कोई रिश्तेदार होगा? हाँ सर, एक दोस्त तो है जिसका नाम है जुलू क्रैमर। जुलू क्रैमर? ये कैसा नाम है? जुलू क्रैमर? ये तो किसी कुत्ते की नस्ल का नाम है। हाँ सर, एक बहुत ही रेयर और खास किस्म का ब्रीड है ये। और इसी ब्रीड के कुत्ते का बाल मुझे इसके कपड़ों पे से मिला है। जुलू क्रैमर, बस एक खिड़की खुल गई इस आदमी तक पहुंचने की। शहर में जितने भी डॉग ब्रीडर्स हैं, सबसे पूछताछ करो, पता लगाओ किन किन लोगों के पास जुलू क्रैमर नस्ल के कुत्ते हैं। सबको डॉग्स पसंद है? बहुत। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, पर डॉग्स कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आप। बचपन में मेरे पास एक जर्मन शेपर्ड था, मैं तो पूरे दिन उसी के साथ खेलता रहता था। सर, मेरे पास एक लैब्राडोर था। सर, एक दिन मैं स्कूल से आई और मैंने देखा कि वो दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं कितने दिनों तक रोती रही, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। तब से सोच लिया डॉग नहीं रखूंगी। I can understand। ये पेट्स ऐसे घुल मिल जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे परिवार का अहम सदस्य। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोग यहाँ पेट एडॉप्ट करने आए हैं, राइट? जी नहीं, दरअसल हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ सवाल करने आए हैं जुलू क्रैमर ब्रीड के डॉग के बारे में। जुलू क्रैमर? ये तो बहुत ही महंगा ब्रीड है और इसे हम खास तौर पर अर्जेंटीना से मंगवाते हैं, पर इनका इस्तेमाल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में नहीं होता है। नहीं, हम उस वजह से आपके पास नहीं आए, हम एक केस के सिलसिले में आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कितने लोगों ने जुलू क्रैमर ब्रीड का डॉग खरीदा है? जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ। ये देखिए, पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 लोगों ने इस ब्रीड की मांग की है। 3 लोगों ने? नाम और पता मिल सकता है? सर बस बस यही घर लेफ्ट में। सर, जुलू क्रैमर की लिस्ट में ये आखिरी घर है। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो जांच शुरू से करनी पड़ेगी। लगता है यही घर है। ये लाल गाड़ी, टायर के मार्क्स भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे ना क्राइम सीन पे दिखे। सर बाईं तरफ स्क्रैच भी है। फिर तो ये घर मरने वाले का है या मारने वाले का? लाश के ऊपर से कुत्ते का बाल और ये यहाँ पे ये गाड़ी, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो है।
देखते हैं घर का मालिक राजीव कुमार मरने वाला है या मारने वाला। तो खिड़की तो खुली हुई है और अंदर भी कोई नहीं लगता है। ठीक है, घुस जाओ और दरवाजा खोलो। सारा सामान बिखरा पड़ा है। सर लगता है हमारे आने से पहले ही इस घर की कोई तलाशी ले चुका है। तो ये विक्टिम का ही घर होगा। खूनी यहाँ कोई खास चीज ढूंढने आया होगा। अच्छी तरीके से तलाशी लेनी पड़ेगी घर की। कमाल की बात है सर, इस पूरे घर में घर के मालिक की एक भी फोटोग्राफ नहीं। सर लैपटॉप मिला है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। सर प्लास्टिक सर्जन का कार्ड मिला है, डॉक्टर के सुंदर। डॉक्टर साळुंखे ने भी बताया था ना, मरने वाले ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब ये डॉक्टर के सुंदरम ही बताएंगे राजीव कुमार का असली चेहरा कैसा था। ठीक है, आप परसों सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट लीजिए, उस वक्त आपका ऑपरेशन होगा। ओके? ओ सर, आप बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किसी राजीव कुमार नाम के आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया था या नहीं? राजीव कुमार नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अनन्या, तुम्हें कुछ याद है राजीव कुमार अपने किसी पेशेंट के बारे में? नहीं सर, मैं भी चेक करके बताती हूँ। हाँ सर, पिछले साल अक्टूबर में इसने सर्जरी करवाई थी आपसे। ये देखिए सर। ये देखिए सर, ये सर्जरी पहले ऐसे दिखते थे और सर्जरी के बाद में ऐसे। सर्जरी से पहले भी इसका चेहरा कुछ खराब तो था नहीं। डॉक्टर साहब, आपने इनसे पूछा नहीं ये सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं? सर, अब लोग सर्जरी नहीं कराएंगे तो हमारी क्लिनिक तो बंद हो जाएगी ना। और आप मानो या ना मानो, लेकिन सर्जरी के बाद इनके चेहरे पर एक अलग सा चार्म आ गया है। चार्म तो नहीं, पर सर पता नहीं क्यों इनका पुराना चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना सा? हाँ सर, ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना अपराधी है और इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई। पुराना अपराधी? देखते हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में असली पहचान क्या है इस राजीव कुमार की। बहुत कर ली सीआईडी की नौकरी, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। हुआ क्या फ्रेडी? हम लोगों ने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, हर केस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर बन गया हूं। मगर नहीं, इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ क्या है, कुछ बोलोगे भी? नहीं बोलूंगा, आप बस मेरा इस्तीफा लिखवा दीजिए, मैं अभी जाके एसीपी साहब को दे देता हूँ। अरे क्या हुआ है? ऐसा भी क्या सीरियस डिस्कशन हो रहा है? सब फ्रेडी सर सीआईडी छोड़ रहे हैं।
फ्रेडी सर सीआईडी छोड़। ये लॉटरी कब लग गई है? अरे फ्रेडी, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? ऐसे कौन सी अच्छी नौकरी मिली सीआईडी से? हा? नौकरी कहाँ सर, मैं गांव जाके बाजरे की खेती करूंगा, यही ठीक है मेरे लिए। बाजरे की खेती गांव जाकर? थोड़ी देर रुकना, पहले ये बताओ हुआ क्या? क्या बताऊं सर, मैं राजीव कुमार की पुरानी फोटो अपने डेटाबेस में सर्च कर रहा था। तो कुछ मिला? मिला ना, ये राजीव कुमार नहीं है, टोनी नाम का पुराना खूनी है। ब्रिलियंट फ्रेडी, इसका मतलब है ये राजीव अपना चेहरा बदलकर घूम रहा था ताकि उसे कोई पहचान न ले, कोई पकड़ न ले। फ्रेडी, इतनी बड़ी बात तुमने ढूंढ कर निकाली और तुम बाजरे की खेती करने जा रहे हो? अरे सर, ये तो सिर्फ आधी बात है, बाकी की आधी आपको पता चलेगी तो आप भी दुखी हो जाएंगे। देखिए जरा बाकी आदि ऐसी कौन सी बात लिखी है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ था? सर, पुलिस ने टोनी को पकड़ लिया था, मगर रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले बिंजलपुर जेल में उसे फांसी दी गई थी। क्या? टोनी को बिंजलपुर जेल में फांसी हो चुकी है? हाँ सर, ये देखिए 3 साल पहले। इस बिंजलपुर जेल जाकर टोनी का पूरा इतिहास निकालो। ये क्या कह रहे हैं आप? टोनी का मर्डर हो गया, वो भी 1 हफ्ते पहले? सर, ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से 5 जुलाई 2010 को टोनी को इसी जेल में फांसी दी जा चुकी है। ये रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं जेलर साहब, इसीलिए हम आपको ये बताने आए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। आपके कहने का क्या मतलब? हमारी ये जेल के रिकॉर्ड गलत है? लगता तो यही है। ये भी तो हो सकता है कि जो लाश आप लोगों को मिली है वो टोनी की नहीं बल्कि किसी और शख्स की हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया है, वो टोनी ही है जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के नई जिंदगी जी रहा था। अगर वो टोनी है तो वो व्यक्ति कौन था जिसे इस जेल में फांसी की सजा दी गई? ये तो अब कब्र खोदने के बाद ही पता चलेगा। टोनी जब जिंदा था उसका बर्ताव वगैरह कैसा था? मुझे पता नहीं सर, मैं उससे कभी नहीं मिला। क्या है कि 2 साल पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। और तुम? सर, मेरा पिछले महीने ही यहाँ ट्रांसफर हुआ, मैं भी कभी नहीं मिला उससे। जेल में कोई तो होगा जो टोनी के वक्त का होगा। सर, कॉफिन मिल गया। निकालो बाहर, संभाल के, संभाल के बोलो सर। सर, अब तक तो इसमें लाश कंकाल बन चुकी होगी, फिर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसकी लाश है? टोनी की लाश को तो पहचान लिया, इसे भी पहचान लेंगे। सर, कॉफिन खाली है? इसका मतलब है जेल में गड़बड़ हुई है, कैदी भाग गया और उसकी फांसी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यहाँ तक कि उसके नाम का खाली कॉफिन दफना दिया गया है। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा सर। आखिर जेल स्टाफ टोनी की मदद क्यों करेगा और कोई उसे क्यों भगाएगा सर? टोनी को जब फांसी हुई थी उस वक्त यहाँ जितने ऑफिसर्स थे उन सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। यस सर, यू विल गेट इट सर। सर, इस टोनी के फांसी का मामला कांच की तरह एकदम साफ हो गया है। टोनी के झूठे फांसी के तुरंत बाद जल्लाद, ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जेलर तीनों ने 1 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया था सर। ओह, इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी छोड़ दी। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि टोनी को बचाने में इन तीनों का हाथ है, तीनों का हाथ है। मगर सर, टोनी को बचाने के लिए उन तीनों ने अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी, इसमें उनका क्या फायदा हुआ? सर, जेल जाने से पहले टोनी ने बैंक लूटा था और लूट के दौरान उसने 3 लोगों को जान से मार दिया था और लूट के पैसे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। फिर मामला साफ है दया,
ये सारा प्लान टोनी का रचा हुआ है, टोनी का रचा हुआ। उसने उन तीनों को बैंक से लूटे हुए पैसों की लालच दिखाई। हाँ सर, सबने मिल बांट के पैसे खाए हैं सर। टोनी को बचा के उसे रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया। है ना कितनी शर्म की बात। जब कानून के रखवाले ही इस तरह से अपने ईमान का सौदा करने लगे तो फिर एक आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? देख, उन तीनों के एड्रेस वगैरह कुछ मिल गए? अभी तक नहीं सर, पर टोनी की पत्नी नताशा, उसका एड्रेस मिला है। जी कहिए, आप लोग कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से? जी। आप नताशा हैं? जी हाँ, मैं ही नताशा हूँ। अंदर आ सकते? जी आइए, बैठिए। जी नहीं, नताशा जी हम बैठेंगे नहीं। हम आपके पति टोनी के मौत के बारे में कुछ बताने आए हैं। टोनी की मौत? उसकी मौत को तो 3 साल बीत चुके हैं। आप लोग ये सब अब क्यों बता रहे हैं? जी नहीं, उसकी मौत 3 साल पहले नहीं हुई, बल्कि 1 हफ्ते पहले हुई, और वो भी गोली लगने से। क्या आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? उसे तो फांसी दी गई थी, वो भी 2010 में। जी नहीं, उसे फांसी नहीं दी गई, ये सिर्फ एक दिखावा था। ओह, मुझे तो लगा था उसने सिर्फ मेरे साथ ही दिखावा किया, और उसने तो कानून को भी धोखा दे दिया। कहीं ये झूठी हैरानी दिखा के तुम ये तो नहीं साबित करना चाहते कि तुम वाकई में टोनी के बारे में कुछ जानती नहीं हो? टोनी जिंदा था। इन 3 सालों में वो तुमसे मिलने कभी ना कभी आया ही होगा। टोनी ने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की थी। मैं समझती थी कि वो एक शरीफ आदमी है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो एक मुजरिम है, मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसकी लाश भी लेने नहीं गई थी। ओह, शायद इसलिए कि आप जानती थी कि वो लाश टोनी की है ही नहीं। देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। क्या बात, टीचिंग तो एक बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है। घर काफी अच्छी तरीके से सजाया आपने। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा तकलीफ देने की जरूरत ना पड़े। किससे मिलना है आप लोगों को? हमें प्रशांत कुमार से मिलना है। यहीं रहते ना? उनकी तो 2 हफ्ते पहले मौत हो गई। कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। अच्छे भले थे बेचारे, खुद को हमेशा फिट रखते थे, फिर भी पता नहीं कैसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आप लोग उनके दोस्त हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। इस घर में और कोई रहता है? नहीं साहब, वो तो यहाँ अकेले रहते थे, और मुझे तो लगता है कि उसी आदमी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। किस आदमी की वजह से? 2 हफ्ते पहले उनकी किसी आदमी के साथ घर के बाहर बहस हो रही थी। किस बात पे बहस हो रही थी? वो तो पता नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे पर इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि आस पड़ोस में आवाज गूंजने लगी, और सारे लोग अपने घर से बाहर आ गए तमाशा देखने। जिस आदमी से बहस हो रही थी, उसका चेहरा याद है आपको? हाँ साहब, चेहरा याद है। स्केच बनवाइए उसका। यस सर। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? टोनी की फांसी के दौरान जो डॉक्टर मौजूद था, 2 हफ्ते पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई। सर ये रहे नताशा के बैंक स्टेटमेंट। पिछले 3 सालों से हर महीने कोई उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर रहा है। तो ये राज है नताशा के घर के वो सारे कीमती सामान का, जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर सिर्फ अपने पगार से नहीं खरीद सकती। हाँ सर, ये सारा का सारा पैसा नताशा के अकाउंट में लगता है ये टोनी ही जमा कर रहा है। एग्जैक्टली सचिन, और कौन करेगा? इस नताशा ने हमसे झूठ बोला। इसे एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। चलो।
ये तो अपना सामान लेके घर से भागने की तैयारी में। चलो इनकी मदद कर देते हैं। आप लोग यहाँ इस वक्त? ये कोई वक्त है किसी शरीफ इंसान के घर आने का? शराफत की कितनी बड़ी गुड़िया हो तुम, उसका खुलासा तुम्हारे बैंक डिटेल्स में कर दिया। आप लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम टोनी से एक बार भी नहीं मिले? टोनी बहुत चाहता था आपको, हा? हर महीने 1 लाख रुपए देता था। हमें तुम पर सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो। सच बोलने का मूड है या तू रख के? हाँ, जेल से निकलने के बाद टोनी आया था मेरे पास। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि सारे गलत धंधे छोड़कर वो शराफत की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन नहीं। सांप जैसे डसना नहीं छोड़ता ना, वैसे ही टोनी जैसा मुजरिम कभी गुनाह का रास्ता छोड़ ही नहीं सकता। तो तुमने उसे फिर छोड़ दिया? हाँ, और क्या करती मैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि इस पाप की कमाई का कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, किसी प्राइवेट नंबर से फोन आ रहा था। जब आप लोगों ने मुझे टोनी की मौत की खबर सुनाई तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो आदमी मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं शहर छोड़कर भाग रही थी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी जेल में डाल देंगे। कानून कभी बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देता। आप घबराइए मत। जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। यही है हमारे रोड वाला चौराहा। टोनी के केस के दौरान जो मेडिकल डॉक्टर मौजूद था, उसका एक्सीडेंट ठीक इसी जगह पर हुआ था। सर, फिर तो सामने वाले गराज वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो चल के पूछता हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार? 4 दिन से एक ही गाड़ी के पीछे पड़े हुए हो। हाँ? शाम को इसकी डिलीवरी देना है मुझे। अरे जल्दी करो। सुनिए। हाँ हाँ जी बोलिए। हम लोग CID से 2 हफ्ते पहले आपके गैराज के सामने जो सड़क दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पर सर, मैं पुलिस को स्टेटमेंट तो दे चुका हूँ। अब CID को भी दे दीजिए। जब वो हादसा हुआ था क्या आप गराज में ही थे? हाँ मैडम, मैं गराज पे ही था। वो जिस आदमी की मौत हुई है वो हमारे गराज पर उसकी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आया था। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो कहने लगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। सर, बेचारा जैसे ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करने गया, एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। जिस गाड़ी से उसकी दुर्घटना हुई, आपने उसका नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा। हाँ सर, पर मैंने एक आदमी को देखा। वो उस घायल आदमी के बहुत करीब आकर उसको देखने की कोशिश कर रहा था। सर, मैं सोचा वो उसको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो भाग गया। भाग गया? हाँ सर। आपको उस आदमी की शक्ल याद है? थोड़ा थोड़ा सर। वेरी गुड। अच्छा, इनको पीरो ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनाओ। सर, उस गराज ओनर ने इस आदमी का स्केच बनवाया। ये देखिए। ये तो संजय है, विंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर। संजय, विंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर, और ये मार रहा है सबको? हाँ सर, इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि टोनी ने जिस बैंक पे रॉबरी की थी, उसमें जो 3 लोग मारे गए थे, उनमें से एक इस संजय के पिता भी थे। टोनी ने जिस बैंक में रॉबरी की उसमें 3 लोग मारे गए, उसमें एक थे संजय के पिता। संजय के पिता, संजय के पिता। ओह, दया, अब आ रही है बात समझ में।
लगता है ये संजय अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। पहले उसने टोनी को मारा और फिर उन 3 लोगों को मारा जिन्होंने टोनी की मदद की भागने में। हाँ सर, और वो भी उसकी पोस्टिंग उसी जेल में हुई। उसके लिए तो और भी आसान हो गया उन चारों तक पहुंचना। हाँ दया सर, इससे पहले कि ये संजय टोनी की बीवी को कुछ नुकसान पहुंचाए, उठा लो इसे। कोई दिखाई दे नहीं रहा। सीआईडी सर, आप लोग यहाँ? टोनी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, टोनी का खूनी मिल गया और उन तीनों का भी खूनी मिल गया जिन्होंने 3 साल पहले जेल से इस्तीफा दिया था। क्या उनका भी खून हो गया? किसने किया सर? तुमने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 4 खून कर दिए तुमने। टोनी की बीवी को ही मारना चाहते थे ना तुम? ये क्या 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 बात कर रहे हैं सर आप? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये देखो तुम्हारा स्केच। जानते हो किसने बनवाया? उस गवाह ने जिसने तुम्हें डॉक्टर के सड़क हादसे के वक्त वहां देखा था। ये सच है सर, मैं डॉक्टर का पीछा कर रहा था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं तो सिर्फ जेल में हुई साजिश की तहकीकात करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मेरे पिता के कातिल को उसके जुर्म की सजा मिली है कि नहीं सर। फिर एक बार झूठ। तुम जेलर के घर गए थे और जेलर के पड़ोसी ने तुम्हें वहां देखा भी था। हाँ सर, जेलर के घर भी गया था मैं सिर्फ जानना चाहता था कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि उन सब का एक के बाद एक कत्ल होने लगेगा। देख, अगर तू ये सोच रहा है कि सीआईडी से झूठ बोलकर तू बच जाएगा तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल। चुपचाप बता सच क्या है। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जेल में इतनी बड़ी साजिश हुई है। सर पिछले महीने मेरा जब जेल में तबादला हुआ तो मुझे जेल के कागजात में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दी। बस मैं तभी से उसकी तहकीकात में लग गया था। अच्छा, उस डॉक्टर पे किसने गाड़ी चढ़ाई, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, जिसने गाड़ी चढ़ाई मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन हाँ सर, गाड़ी का रंग लाल था। लाल क्रेडॉक गाड़ी थी वो सर। लाल क्रेडॉक? सर उस कुएं के पास भी तो हमें इस गाड़ी के निशान मिले थे। पता करना पड़ेगा आखिर कौन है वो जिसे इस पुराने केस में इतनी दिलचस्पी है। और कितना टाइम लगेगा धीरज? पिछले 2 दिनों से तुम इस लैपटॉप के साथ कसरत कर रहे हो, अभी भी ये पासवर्ड खुला नहीं क्या? सर इसका पासवर्ड बहुत ही अलग किस्म का है सर। मुझे तो लगता है कि सर टोनी ने इस लैपटॉप में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लगा रखी है सर। प्लीज जल्दी करो, टोनी तक पहुंचने में ये लैपटॉप हमारे बहुत काम आ सकता है। बस सर पूरा। हो गया सर। सर पासवर्ड क्रैक हो गया। पासवर्ड क्रैक हो गया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ थैंक्स। देखो जरा, देखो क्या छुपा के रखा है। ये तो किसी बैंक का ब्लूप्रिंट है सर। क्या है ये? टोनी पहले भी किसी बैंक रॉबरी में पकड़ा गया था ना? हाँ सर। तो ये किसी नई बैंक रॉबरी का प्लानिंग तो नहीं कर रहा था? हाँ सर, अगर टोनी का खून संजय ने नहीं किया तो हो सकता है इन सारे मौतों का संबंध इस नए वाले बैंक रॉबरी से। हाँ, नई बैंक रॉबरी, नई वाली बैंक रॉबरी। बैंक मैनेजर का कैबिन है? ये राइट। थैंक यू। मैनेजर साहिबा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी?
हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते आपके बैंक में 10 करोड़ की डकैती हुई थी। मत पूछिए सर, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। हमारे बैंक की सालों की इज्जत, रेपुटेशन, भरोसा एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। ठीक से सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था आपके बैंक में? मैम, हमारे बैंक में मॉर्निंग में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है और शायद ये बात लुटेरों को पता थी, इसलिए वो उसी वक्त आए। सर, उस कुएं के पास एक जगह है, मिट्टी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी। हो सकता है टोनी ने लूटा हुआ पैसा वहीं गाड़ा हो सकता है रजत। मैम, जब आपके बैंक में डकैती हुई थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज देखनी है हमें। सर, मास्क के कारण चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन लुटेरे के डील डॉल से पता लगता है कि ये टोनी तो नहीं हो सकता। टोनी तो काफी लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, ये कोई और ही है। शायद टोनी का कोई साथी। सर, वो टैटू देखा आपने? जरा एक मिनट से रिवाइंड करो। पॉज करो। टैटू को जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं तो देखा है। सर, ये टैटू तो हमने अनन्या के हाथ पे देखा था, उस प्लास्टिक सर्जन के रिसेप्शनिस्ट। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने सर्जरी करवाई थी, ये देखिए सर। अनन्या, 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 पूरी कमरा चेक करो। रजत, वहां देखना। सर, अनन्या नहीं है, तब भाग गई। सर, फोन के पास इस बस कंपनी का कार्ड है। और कहीं इसी बस में बैठ के शहर छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है? फोन करके देखते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर तैयार बोल रहा हूँ सीआईडी से। हमें यह पता करना है कि आपके किसी भी बस में आज अनन्या कुमार नाम की लड़की सफर कर रही है क्या? जी हाँ, ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। हाँ, क्या नासिक जाने वाले बस में? ये बस कहां से निकलती है? यहीं से बस में बैठकर अनन्या शहर छोड़ने वाली है। कहीं हमें देखकर भाग न जाए। एक काम करो, आसपास फैल जाओ और नजर रखना उस पर। सर, वो रही अनन्या। पकड़ो से। अनन्या कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। अनन्या, अनन्या, अनन्या ठीक हो? मेरा बैग? बैग? कहाँ है तुम्हारा बैग? वो लेकर भाग गई। कौन वो? टोनी की खूनी। टोनी का खून तुमने नहीं किया? नहीं, टोनी का खून मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरा दोस्त था। तो किसने किया खून? मुझे नहीं मालूम।
कहाँ भाग रही है? लोगों का खाता खोलते खोलते अपने ही जुर्म का खाता खोल लिया। मैंने ही मारा टोनी को और उसके तीनों साथियों को भी, ताकि खून का इल्जाम संजय पे आ जाए। तुम्हें लगा कि हम गुमराह हो जाएंगे? हैं? इन सीआईडी वालों को गुमराह करना इतना आसान नहीं है, समझी? बताओ, क्यों मारा तुमने टोनी को? क्योंकि मैं प्यार करती थी उससे। प्यार करती थी इसीलिए खून कर दिया? हाँ, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता था, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था बैंक लूटने के लिए। वो अनन्या से प्यार करता था और सारा पैसा लेके उसके साथ उड़ जाना चाहता था वो। इसीलिए पहले टोनी को मार के उसने जिस कुएं के पास वो पैसे गाड़ के रखे थे उसे पहले निकाला। हाँ? हाँ। बस बहुत धोखा दे दिया तुमने मुझे। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। टोनी के पास भी आधा पैसा था, बाकी का आधा पैसा उस अनन्या के पास था। इससे पहले कि मैं उसे खत्म करके सारा पैसा हासिल करती, आप लोग बीच में आ गए और मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। क्या लगा तुम्हें? प्यार में हार गई तो लोगों को मारती फिरोगी? 4 खून किए तुमने, 4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी। अब जेल में सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे वो देखो मैरिज आ गई। थैंक यू। मैम कैसा लगा आपको घूमने? मैम हमने सुना है कि आप घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। काम करते करते काफी थक गई थी तो सोचा टहल कर आ जाओ। शेखर जी की नई फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं मैम? आई विश शेखर ऑल दी वेरी बेस्ट। भगवान करे कि उनकी बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म भी सुपर हिट हो और वो अपनी अगली फिल्म में मेरे साथ करे। आपने उनके साथ बहुत ही हिट फिल्में दी है, पर इस फिल्म में उन्होंने आपके जगह एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया है, तो आपको दुख तो हुआ होगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? शेखर को लगा होगा कि शायद उस रोल में एक नई लड़की अच्छी तरीके से फिट हो सकती है। दैट्स इट। बट आई एम श्योर शेखर के पास अगर मेरे लायक कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो मुझे बताने में झिझकेंगे नहीं। सुना है सुपरस्टार रविंद्र कुमार के साथ बहुत ही जल्द आप शादी करने वाली हैं। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। जब ये कुणाल नीचे गिरा तो कौन कौन लोग थे यहाँ? सर मैं और मीडिया वाले थे। कहाँ से गिरा ये? सर पता नहीं, वो नहीं देखा। मतलब? सर मैं मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रही थी कि अचानक बहुत जोर से आवाज आई और मैंने पीछे पलट के देखा तो सर मेरी कार के ऊपर कुणाल गिरा हुआ था और सर खून बह रहा था। सर मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत घबरा गई थी। ये मैनेजर कौन है? सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। किस रूम में ठहरे थे मिस्टर कुणाल? पता नहीं सर, वो तो होटल में थे ही नहीं। क्या होटल में थे ही नहीं? गिरे तो ऊपर से ही है ना? हाँ सर। आसपास कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है जहाँ से गिरे हो? ध्यान नहीं दिया होगा आपने, अंदर जाते हुए देखा नहीं होगा। सर मैं तो रिसेप्शन पे था पूरे दिन, वाकई अंदर नहीं आए थे। सीसीटीवी कैमरा लगा रिसेप्शन में? यस सर। रेडी? जरा सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करो, देखो ये आदमी अंदर कब गया था। इतना बड़ा एक्टर अपनी
म्यूजिक रिलीज में टूटे हुए बटन वाली जैकेट पहन के तो आएगा नहीं। या तो बटन नीचे गिरते हुए टूटा है या फिर तोड़ा गया है हाथापाई में। इसका मतलब मरने से पहले इसका झगड़ा हुआ था किसी के साथ? लग तो ऐसा ही रहा। अच्छा, कुणाल का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा सबसे मिलजुल के रहता था। सर, उसका झगड़ा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। आप? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, करण नाम है मेरा। आई सी। और आप हीरोइन है? हाँ सर, ये मेरी पहली फिल्म है और देखिए ना, मेरी पहली फिल्म में ऐसा हादसा हो गया। हादसा या मर्डर ये तो अभी कह नहीं सकते, बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग कहाँ थे जब कुणाल यहाँ गिरा? सर, हम सब लोग होटल के अंदर थे, मीडिया वाले और एक्ट्रेस मायरा बाहर थी। अच्छा ठीक है। जिस तरीके से ये कार की छत हिचकी हुई है, काफी इम्पैक्ट है। मतलब ये काफी ऊंचाई से गिरा है। अजीब बात है, सारी खिड़कियों पे तो ग्रिल लगा है, खिड़की से तो गिरा नहीं है, छत से ही गिरा होगा। सर, होटल के सारे कमरे चेक कर लिए, दिखकर कहीं भी ये नहीं लगता है कि कुणाल वहां से कूदा है। छत पे भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है और टूटा हुआ बटन भी नहीं दिख रहा है। सर, कुणाल होटल में आया ही नहीं था। होटल में आया नहीं? नहीं सर, मैंने पिछले 7 दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, कुणाल होटल में आया ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सर, ये भी तो हो सकता है कि कुणाल होटल आया हो और खूनी ने उसका सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया हो। कहीं होटल में कोई काम करने वाला तो खूनी नहीं है? सर, ये भी हो सकता है कुणाल भेष बदल के इस होटल में आया हो, फिर यहाँ से उसने कूद के आत्महत्या कर ली। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब तो डॉक्टर सारुंके ही बताएंगे कुणाल का खून हुआ है या कुणाल ने आत्महत्या की है। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? हाँ दया, मौत तो इसके ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये एक खून है। खून है? हाँ। मतलब इसे ऊंचाई से फेंका गया? हाँ दया। जरूर ये चोट खूनी के साथ हाथापाई के दौरान आई होगी। एग्जैक्टली सचिन, इसे ये चोट तब आई जब किसी ने इसके सर पर बाईं तरफ वार किया किसी भारी चीज से, शायद इसे बेहोश करने के लिए। हाँ सर, क्राइम सीन पर हमें इसकी शर्ट का एक बटन भी तो नहीं मिला था। हाँ पूर्वी, हाथापाई के दौरान टूट गया होगा और जैसे ये बेहोश हो गया, खूनी ने इसे ऊपर से धक्का दे दिया। पर इसे धक्का दिया तो दिया कहां से? सर, हमने होटल के कमरे, होटल की छत सब अच्छी तरह से चेक कर लिया सर, पर वहां पे कोई सुराग नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा लाश गिरी तो गिरी कहां से? लाश आसमान से तो नहीं गिरी है दया, कहीं ना कहीं से तो गिरी है। हाँ पूर्वी, कुछ पता चला मीडिया फुटेज में से? सर ये देखिए,
सर इस फुटेज में कुणाल गिरते हुए तो दिख रहा है, मगर कहाँ से गिर रहा है वो पता नहीं चल रहा। लेकिन सर अगर मैं वहाँ की मीडिया वालों की बातचीत का ऑडियो बंद कर दूं और वहाँ के एम्बियंस यानी बाकी चीजों के ऑडियो ऑन रखूं तो सर एक आवाज आती है। सुनो, सर ये कैसी आवाज है? देखते हैं फ्रेडी, पता करते हैं। जरा फिर से सुनो। सर कहीं ये हेलीकॉप्टर की आवाज तो नहीं है? क्या, मुझे भी यही लगता है, ये हेलीकॉप्टर की ही आवाज है। तो मतलब है कुणाल को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया? मीडिया इवेंट के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ा होगा और उसी में से कुणाल को नीचे गिरा दिया गया होगा। और एक काम करो, पता लगाओ उस इवेंट के दौरान कितने हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और किसने बुक किया था। सर इस सब में दो चीजें सामने आती है। एक ये कि खूनी अमीर और बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, हेलीकॉप्टर बुक करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरा ये कि कुणाल खूनी को अच्छी तरह से जानता होगा, तभी तो वो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए राजी हो गया। सर जिस वक्त कुणाल को फेंका गया उसके कुछ ही देर बाद उन्नति मैदान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया सर। क्या? उन्नति मैदान में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? तो फिर दया कहीं वही हेलीकॉप्टर तो नहीं जिसमें से कुणाल को फेंका गया? हाँ पता नहीं सर कैसे हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो दौड़ कर आते हैं। सर लगता है वो लोग आ गए। आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। आप? जी मेरा नाम गिरीश है, ये हेलीकॉप्टर मेरा ही था। आपका ये हेलीकॉप्टर बुक किसने किया था? सर वो फिल्म का एक प्रोड्यूसर है, शेखर। शेखर? जी हाँ, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। उनकी फिल्म का हीरो है कुणाल, वो फिल्म की म्यूजिक पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर से एंट्री करने वाले थे। अच्छा, देखते हैं। अरे सुनिए, हेलीकॉप्टर के अंदर कोई लाश मिली? नहीं सर। सर कहीं कुणाल ने हेलीकॉप्टर से कूद के आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं पंकज, डॉक्टर सालुंके ने बताया कि ये मर्डर है। जरूर कुणाल के साथ कोई ना कोई था हेलीकॉप्टर में जिसने उसे पहले मारा, बेहोश किया और फिर हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया और शायद पैराशूट से वो बाहर निकल गया। सर कहीं ये सारा किया तरह शेखर का तो नहीं? सर वो हमें होटल में भी नहीं मिला था। सर ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर होगा जो अपने ही फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पे मौजूद ना हो सकता है। एक काम करो, चारों तरफ नजर दौड़ा और हाँ वो ब्लैक बॉक्स पता करो, ब्लैक बॉक्स कहाँ है, उसी से पता चलेगा इस खूनी के बारे में। सर सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये पैराशूट है। गुड जॉब पंकज, आजकल बहुत काम करने लगे हो। थैंक यू सर। सर
पेंडेंट शायद खूनी का हो सकता है, और खूनी शायद शेखर भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं अपनी फिल्म के हीरो को क्यों मरवाऊंगा? फिल्म की पब्लिसिटी के लिए। कुणाल की मौत से आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलने वाली थी और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन दुगने होने वाले थे। हाँ सर, लेकिन मेरी फिल्म तो वैसे ही हिट है, उसके लिए मुझे गुनाह करने की क्या जरूरत है सर? तुम्ही ने बनाया था ना कुणाल की एंट्री का प्लान हेलीकॉप्टर से। हाँ, कुणाल को हेलीकॉप्टर चलाना बहुत अच्छे से आता था, उसके पास उसका लाइसेंस भी था, और मैंने ही उसको बोला था कि इस पार्टी में अगर वो हेलीकॉप्टर से आएगा तो फिल्म की पब्लिसिटी में 4 चांद लग जाए। 4 चांद का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी इस प्लानिंग की वजह से वो ऊपर जरूर पहुंच गया। तुम्ही ने उसे हेलीकॉप्टर से धक्का दिया था ना? नहीं, मैं उस वक्त हेलीकॉप्टर में था ही नहीं उनके साथ। फिर कौन था वहां पे? मुझे नहीं पता। देखिए, पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। जब म्यूजिक लॉन्च हो रहा था तो आप वहां पे नहीं थे। कहां पे थे आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पे आराम कर रहा था। मेरी तबीयत अभी भी बहुत खराब है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सर, मैं इनकी डॉक्टर को फोन करती हूँ। सर, इनसे 3 सवाल क्या पूछे, इनकी तबीयत बिगड़ गई। आप क्या करते? आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? सही में तबीयत खराब हो रही है। शेखर जी, क्या हो गया आपको? शेखर जी, क्या हो गया आपको? शेखर जी, उठिए। शेखर जी, क्या हो गया? बालों का गिरना, इसकी नाक में से खून का बहना, इसका पूरा शरीर इस तरह से पीला पड़ जाना, ये सब देख करके मैं समझ गया था ये कोई साधारण मौत नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा चक्कर है। कैसा टेढ़ा चक्कर था लुंगे साहब? रेडी, शेखर की मौत जहर से हुई है, और जहर भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं। दरअसल ये रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। रेडिएशन पॉइजनिंग? ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है डॉक्टर साहब। हाँ दया, बात दरअसल ये है कि इसके शरीर में मुझे अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं, जिससे साबित होता है कि ये आदमी रेडिएशन का शिकार हुआ है। ये कौन सा जहर है डॉक्टर साहब? पोलोनियम। इस जहर का नाम है पोलोनियम। ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, बहुत रेयर किस्म का जहर है। डॉक्टर साहब, ये जहर पोलोनियम असर कैसे करता है? छूने से इसका असर नहीं होता है, कंटेजियस नहीं है ये जहर। इसे खाने या पीने की चीज में दिया जाए तभी इसका असर होता है। ये धीमा जहर है, स्लो पॉइजन। इसमें इंसान सबसे पहले अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता है, उसे लगता है जैसे वो बहुत बीमार हो गया है, और उसके बाद उसके शरीर में ऐसे लक्षण आते हैं जैसे इस शेखर के शरीर में आए। उसका एक एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और इस वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इतना धीमा जहर? सर, ये जहर शेखर की बॉडी में कब गया होगा? मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले। 24 घंटे पहले? और ये पोलोनियम जहर खूनी के पास कहां से आया होगा? ये हर जगह आसानी से तो नहीं मिलता। मैं एक काम करता हूं दया, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इस शहर में किस किस के पास ये पोलोनियम नाम का जहर हो सकता है। तब तक हम पता करते हैं कि मरने के ठीक 24 घंटे पहले ये शेखर कहां था और किसके साथ था। अभिजीत, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पता चल जाएगा उड़ान के वक्त हेलीकॉप्टर में क्या बातें चल रही थी। सब प्ले कर दो। हाँ। शेखर के साथ ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्यों किया ऐसा तुमने? ये जवाब दो। सर, ये तो कुणाल की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है कुणाल को पता चल गया था कि खूनी ने शेखर को जहर दिया था, शायद इसीलिए खूनी ने कुणाल को हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया और फिर खुद पैराशूट बांध के कूद गया। सर, जरूर ये कुणाल या शेखर के आसपास का ही आदमी है। हाँ, साउंड के बता रहा था ना कि वो पोलोनियम जहर को असर दिखाने में 24 घंटे लगते हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि मौत से 24 घंटे पहले शेखर किसके साथ था,
तो समझ लो हम खूनी तक पहुंच गए। सर 24 घंटे पहले शेखर वैलेंटाइंस बैंक्वेट हॉल में था सर। वैलेंटाइंस बैंक्वेट हॉल? वो तो राजा पार्क के वहां है। हाँ सर, वही वाला। शेखर ने फिल्म खत्म होने की खुशी में वहां पे एक छोटी सी पार्टी दी थी। फिल्म के सारे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को बुलाया गया था सर इस पार्टी में। तो फिर उन्हीं में से कोई है जिसने शेखर और कुणाल को मारा है। अरे चारुंका साहब आप यहाँ पे? हाँ अभिजीत, मैं मुझे मालूम है। मुझे यहाँ देख करके तुम्हें उतनी खुशी हो नहीं रही है जितनी लैब में किसी और को देख करके होती है। वो बात नहीं है सर। लेकिन क्या करूं यार, आना पड़ा, क्योंकि उस पोलोनियम वाले साइंटिस्ट का नाम सिर्फ मैं बता सकता हूँ, तारिका जी नहीं। तो फिर साइंटिस्ट का नाम बता साळुंखे। देवेन पेटेकर। देवेन पेटेकर? हाँ। ये तो बड़ा भारी नाम है सर। हाँ फ्रेडी, जितना भारी नाम है उतना ही भारी काम है। बॉस, इस देवेन पेटेकर ने पोलोनियम पे जितनी रिसर्च की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। उसका एड्रेस वगैरह है? हाँ बॉस, इस कागज पे उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ लिखा। इस डॉक्टर देवेन पेटेकर से तो हम बाद में मिलेंगे, लेकिन पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वैलेंटाइन बैंक्वेट हॉल में शेखर को जहर दिया किसने। कोना कोना अच्छी तरीके से चेक कर लो। शेखर जी 24 घंटे पहले यहाँ थे। अगर उन्हें यहाँ पे जहर दिया गया है तो उस जहरीली रेडिएशन के कोई ना कोई सुराग यहाँ जरूर मिलेगा। सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आपको सुन कुछ गलतफहमी हो गई है। यहाँ कौन मार सकता है शेखर जी को? अरे यार, मैं तुम्हारे स्टाफ पे थोड़ी ना शक कर रहा हूँ, मेहमानों में से भी कोई हो सकता है ना? वैसे कल स्टाफ में से कौन था यहाँ पे? कितने लोग थे? 3 थे सर। उनमें से 2 तो आज नाइट में है और एक यहीं पे है। उसका नाम मयंक है। बुलाओ मयंक को, बुलाओ। सर, यहाँ से किसी के कराने की आवाज आ रही है। कई साइंटिस्ट की जान खतरे में तो नहीं है? एक मिनट। उसे पेटेगा? ओह नो। सचिन, गुरबी, क्या हुआ? अब ठीक तो है? मेरी लेबोरेटरी। क्या हुआ आपकी लेबोरेटरी? हाँ सर, एक आदमी काफी देर तक शेखर जी से बातचीत कर रहा था। अच्छा, क्या क्या बात कर रहा था? कुछ सुना आपने? अरे यार सुनो, सीआईडी की मदद करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, बताओ। सर वो विनती कर रहा था कि शेखर जी की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़वा दे, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, था कौन ये आदमी? नहीं सर, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था। तो शेखर जी ने क्या कहा? शेखर जी हंसने लग गए और बोले खाना जरूर खाकर जाना, अच्छा बना है। और रहा सवाल फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़वाने का, तो वो तो आगे नहीं खिसकाएंगे। अच्छा, कहीं शेखर जी की मौत की वजह फिल्म की रिलीज डेट तो नहीं है? शेखर जी की मौत के बाद अब तो शायद उसकी फिल्म भी वक्त पे रिलीज ना हो पाए। इससे आपकी फिल्म का बहुत फायदा होगा ना? देखिए, किसी की चिता के आग पे रोटियां सेकी नहीं जाती। शेखर जी बहुत ही सीनियर थे और फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी गिरामी प्रोड्यूसर थे वो। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को जो आघात पहुंचा है उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। तो हम मुमकिन कर देते हैं मिस्टर राजेश, शेखर के खूनी की दास्तान सुनाकर। सीआईडी वाले आज यहाँ कैसे आ गए? देखिए प्लीज, अभी आप लोग बाहर जाइए, हम आपको बाद में जवाब देंगे। शेखर जी का खून क्या है? आप लोग प्लीज। ये क्या कर दिया आपने? मेरे फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी दे दी। वो कहते हैं ना आप लोग, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मैं नहीं मानता। मेरे लिए मेरी इमेज और मेरी इज्जत बहुत मायने रखती है। इज्जत मायने रखती है तो फिर खून क्यों किया शेखर का? मैंने शेखर का खून नहीं किया है। मैं एक कलाकार हूँ, फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। क्योंकि शेखर ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे नहीं की, इसलिए तुमने ये तरीका ढूंढ निकाला उसकी फिल्म को पोस्टपोन करने का। ये बात सच है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करने गया था, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने बात सुनी नहीं तो मैं उनको खून कर डालूंगा। अच्छा, अगर आपने खून नहीं किया तो फिर किसने खून किया? मुझे क्या पता सर,
मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मैं निर्दोष हूँ। मेरी बीवी भी अक्सर मेरी बात मानती नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर एक का खून कर चुका हूँ। जब शेखर का खून हुआ तो कहाँ थे आप? सर उस वक्त मैं होटल में ही था। उनकी फिल्म की हीरोइन समीरा से बात कर रहा था मेरी अगली फिल्म के लिए। सर यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। देवेंद्र जी ने स्कैनर इसलिए लगाया होगा ताकि उनके अलावा कोई और इस लैब के अंदर जा ना सके। सब फिर हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी पहुंच ही जाएंगे। सचिन ये काम करो, ऑफिस में। सर इस पर कुछ लगा हुआ है। ये तो खून जैसे लग रहा है। पूरी जरा चेक कर। सर सर ये तो खून ही है। यहाँ पे खून कैसे लगा? यहाँ का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। हाँ, किसी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर इसमें से एक बॉटल गायब है। गायब है? ओह, पोलोनियम जहर इसी लैब से चुराया गया है। सर ये देखिए, खून की बूंद गिरी हुई है। देवेंद्र की कटी हुई उंगली तो हमें लैब के बाहर मिली थी, तो फिर ये खून यहाँ कैसे है? सर कहीं ये खून खूनी का ही तो नहीं है? अगर ये खून खूनी का है तो वो ज्यादा देर हमसे बच नहीं पाएगा। सर इस फुटेज से ये तो साबित हो गया कि राजेश खूनी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कुणाल हेलीकॉप्टर से गिरा ये तो होटल में था समीरा के साथ। ये तो कोई बाहर का ही है, खूनी कोई बाहर का ही है, पर कौन? वो जो कोई भी है, उसे हंटिंगटन नाम की बीमारी। क्या? हंटर? हंटर नहीं फ्रेडी, हंटिंगटन। ये तुझे लेबोरेटरी में मिले खून के डीएनए से पता चला है ना? हाँ बस, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी मिली है, इसका क्रिमिनल डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोई बात नहीं पूर्वी, इंटरनेट से चेक करो, देखो इन दोनों फिल्मों से जुड़े हुए किस आदमी को हंटिंगटन डिजीज है। सर हाँ सालुंके साहब, ये बीमारी क्या होती है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है फ्रेडी। इसमें इंसान की मसल का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। ये बहुत रेयर बीमारी है, अधिकतर मिडिल एज के बाद ही शुरू होती है। सब मिल गया सब। सर इसका नाम नंदन कुमार है। सर ये एक राइटर है और इसने कुछ फ्लॉप फिल्में लिखी है। 2 साल पहले ये शेखर के पास अपनी एक कहानी लेकर गया था, पर शेखर ने इसकी कहानी ठुकरा दी। और जब नंदन को पता चला कि शेखर उसी की कहानी पे फिल्म बना रहा है, तो उसने शेखर पे कोर्ट केस कर दिया, लेकिन वो हार गया था। और ये वही वाली फिल्म है सर, 555 घंटे, जिसका म्यूजिक लॉन्च हुआ था उस दिन। इसका मतलब है दया, हमारा खूनी मिल गया। सर एक टाइम था जब मैं भी राइटर बनना चाहता था। मैं कविताएं लिखना चाहता था, लेख लिखना चाहता था, शायरियां लिखना चाहता था। अरे यार लिखते फिर ये यहाँ सीआईडी में क्या करने आ गए? पता नहीं सर। सर मगर दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा? हाँ, राइटर बनने में भी उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है जितना सीआईडी ऑफिसर बनने में। तुम अगर राइटर बन जाओगे ना तो तुम्हारी कहानी में खून और मुर्दे बहुत होंगे। सर रोमांस भी हो सकता है? हाँ रोमांस तो हो सकता है। नंदन। हाँ? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से?
सर, उस तरफ तो नहीं मिला। इतनी जल्दी भाग नहीं सकता है, कहीं कहीं छुप के बैठा होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम जैसे खूनियों को छोड़ा नहीं जाता है, जेल में बंद करके उनकी खातिरदारी की जाती है, समझा? खूनी? मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। देखा सर, राइटर ने फिर से कहानी बनाना शुरू कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। दो खून किए तुमने, कुणाल और शेखर का। सर मगर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? शेखर ने तुम्हारी कहानी चुरा ली थी इसलिए। हाँ चुराई थी, पर उसने गैर कानूनी काम किया था। मगर इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं भी कोई गैर कानूनी काम करूंगा। सर मैंने उसे कुछ नहीं किया सर। साइंटिस्ट देवन की लेबोरेटरी में क्यों गया था? पोलोनियम जहर चुराने के लिए? सर मैं जहर चुराने नहीं गया था, मेरी अगली फिल्म साइंटिस्ट की कहानी पर आधारित है, तो रिसर्च के लिए उनसे बातचीत करने के लिए गया था सर। बातचीत करने? और बातचीत करते करते तुम्हारा खून उनके टेबल पे गिर गया। सर वहाँ पर ब्लेड पड़ा था, मैंने देखा नहीं और गलती से हाथ कट गया सर मेरा। कहानी बनाना बंद करो नंदन, अगर तुम निर्दोष थे तो मैं देख के भागे क्यों? सर कल रात एक बार पे मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, मैं सारी रात लॉकअप में था सर, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझे फिर से पकड़ने के लिए आ गए, इसलिए मैं भागा। तुम्हारे शेखर साहब को शराब पीने की आदत थी क्या? कभी कभी जब बहुत उदास होते थे तो खुद को शराब के नशे में डुबो लेते थे। उदास? किस बात का दुख था उन्हें? साहब एक दिन नशे की हालत में कुछ बड़बड़ा रहे थे कि उनके अतीत की गलती जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अतीत की गलती? कैसी गलती? पता नहीं साहब, ऐसा लगता है कोई अतीत का राज छुपा रहे थे। मैंने सुना है साहब, शराब पीने के बाद इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। सुना तो मैंने भी ऐसा। सर ये देखिए सर, इस क्लास में अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं सर। मतलब शेखर को जहर घर में ही दिया गया है, शराब में मिला के। जब शेखर की मौत हुई तुम कहाँ थे? साहब उस दिन काम जल्दी खत्म हो गया था, मैं शाम को घर चला गया था। कितने बजे? ये कोई करीब 6:30 पौने 7 बजे। सर! हाँ पंकज? सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। निकालो। सर दीवार में अलमारी? क्या है, निकालो जरा। ये देखिए, चिट्ठियां छुपा के रखी हैं। शेखर, लता, लता, किसी लता ने इस शेखर को चिट्ठियां लिखी हैं। कहीं शेखर के अतीत का राज इन चिट्ठियों में तो नहीं छुपा है? कुछ पता चला इन चिट्ठियों में से? हाँ सर, काफी पुरानी चिट्ठियां हैं, 20 साल से भी ज्यादा पुरानी। इतनी पुरानी चिट्ठियां आदमी तभी संभाल के रखता है ना जब उसका कोई इमोशनल कनेक्शन हो, इनके साथ कोई लगाव हो। हाँ सर, यहाँ भी प्यार का ही मामला है।
ये लता उन दिनों छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी। दोनों आपस में प्यार करते थे सर, मगर ये शेखर पहले से शादीशुदा था। कई बार लता को वादा किया था उसने कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। शायद लता इसी बात से दुखी थी। हाँ सर, लेकिन उसने दुनिया के सामने ये बात जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसकी और शेखर की बदनामी हो सकती थी। वैसे लता आजकल है कहाँ पर, कुछ पता चला? हाँ सर लता अब जिंदा नहीं है। 20 साल पहले 27 मार्च 1993 को उसकी छत से गिरने से मौत हो गई। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो, और शायद इसमें शेखर का हाथ हो। फिर 20 साल बाद कोई तो है जो लता की मौत का बदला लेना चाहता है। लग तो ऐसा ही रहा है सर, जिस वक्त लता की मौत हुई थी उसकी एक 4 साल की बेटी थी सेजल। माँ की मौत के बाद उसे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था, और अब वो 4 साल की बेटी 24 साल की हो गई है। अच्छा, तो हो सकता है इस बच्चे ने अपना पूरा बचपन माँ के बदले की आग में गुजारा हो। इस अनाथ आश्रम में जाकर पता लगाओ सेजल के बारे में, वो करती क्या है कहाँ। सेजल नाम की एक बच्ची आई तो थी यहाँ करीब 20 साल पहले। जब वो 8 साल की हुई तो उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। किसने अडॉप्ट किया था? मिस्टर एंड मिसेस संजीवन ने। देखिए, अडॉप्शन के वक्त का फोटोज है। ये देखा? क्या सर? सेजल के गले में पेंडेंट। अरे हाँ सर, ये तो ठीक वैसा ही पेंडेंट है जो हमें हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट पे मिला था। एग्जैक्टली, हमारा शक सही निकला। सेजल का इस केस से लेना देना जरूर है। रहती कहाँ है ये सेजल? अलका जरा देखना कौन है। जी कहिए। माजी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या बात है? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? ओह सॉरी, आइए। थैंक यू। सुनिए, सीआईडी वाले आए हैं। सर क्या हुआ? दरअसल हमें सेजल के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या किया सेजल ने? हमें शक है कि सेजल ने खून किया। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? सेजल किसी का खून नहीं कर सकती। तो सेजल को बुलाइए, हम उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं। घर पे? जी वो घर पे नहीं है, उसका फोन आया था, वो थोड़ी देर के बाद आएगी। सीआईडी की गाड़ी मेरे घर पे? रुक जाओ।
गई तो गई कहाँ? बस बहुत भाग ली, अब जरा अपना मुखड़ा तो दिखा दे। समीरा तुम तो 4 साल की थी जब ये हादसा हुआ था। फिर 20 साल बाद तुमने शेखर को कैसे पहचान लिया? नहीं पहचानती थी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि एक ना एक दिन उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगी जिसने मुझे अनाथ किया और उसे एक दर्दनाक मौत दूंगी। मैंने पोलोनियम के बारे में कहीं पढ़ा था कि एक धीमा जहर है और सोच लिया था कि इसी से शेखर को मारूंगी। पर शेखर को ढूंढा कैसे तुमने? मैंने उसे नहीं, उसने मुझे ढूंढा। वो अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा था जिसके जरिए वो मुझ तक पहुंच गया। अच्छा, तो फिर इत्तेफाक से उसके घर में तुमने तुम्हारी माँ ने लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ ली और तुम समझ गई कि तुम उस खूनी तक पहुंच गई हो, है ना? हाँ, मैंने उसी दिन से उसे मारने का प्लान बना लिया था। और जब कुणाल को पता चला कि तुमने शेखर को जहर देके मारा है तो तुमने उसे भी मार दिया, हैं? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट प्लान था मेरा। पहले होटल पहुंच के मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद वहां के फायर एग्जिट से निकल गई। किसी ने देखा भी नहीं मुझे और हेलीकॉप्टर तक कुणाल के पास पहुंच गई और वहां से निकल गई। माना कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले के लिए तुम खून पर खून किए जाओगे। 2 खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।